हमने ये वीडियो हमारे ऑडियंस द्वारा पूछे गए कई सवालों और उनके विचारों के आधार पर बनाया है ताकि उन्हें ये ऑथेंटिक जानकारी देकर उनकी हेल्प कर सकें। आज हम एक बहुत ही कॉमन और सिवियर इश्यू या प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसे एसिडिटी कहते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसे एक्सपीरियंस ना किया हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसे एंड तक जरूर देखें। अगर क्रॉनिक एसिडिटी का इलाज नहीं किया जाए तो ये इसोफेजाइटिस, अल्सर्स और इसोफेजियल कैंसर जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। लॉन्ग टर्म डैमेज से बचने और ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव करने के लिए रूट कॉजेज का पता लगाना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस और एंजाइटी, द साइलेंट एजिटेटर्स। रिसर्च बताते हैं कि स्ट्रेस और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में 2017 में पब्लिश हुए एक स्टडी में बताया गया है कि स्ट्रेस एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और डाइजेशन को खराब कर सकता है। इसलिए एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रेमेडी, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके एसिड रिफ्लक्स सिम्टम्स को कम करने में मददगार साबित हुए हैं। Unhealthy eating habits, a recipe for heartburn. Dietary choices acidity के key contributors हैं। जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 2010 में हुए एक स्टडी में इस बात पर जोर दिया गया था कि स्पाइसी, फैटी और एसिडिक फूड्स, साथ ही इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स रिफ्लक्स सिम्टम्स को और भी बदतर बना सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, जिसमें फाइबर की कमी होती है, अक्सर डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, जिससे एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। रेमेडी, एक ऐसा डाइट जिसमें फाइबर रिच फूड्स जैसे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हों। 2018 के एक मेटा एनालिसिस में पाया गया कि ये जीईआरडी के रिस्क को काफी हद तक कम करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना स्टमक एसिड के ओवर प्रोडक्शन को रोकने में मदद करता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट मैटर्स। फिजिकल इनएक्टिविटी को जीईआरडी के हायर इंसिडेंसेस से जोड़ा गया है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के 2013 के एक स्टडी में पाया गया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स के कारण गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग में देरी हो सकती है और एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है। रेमेडी, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होना, जैसे वॉकिंग या खाने के बाद लाइट एक्सरसाइज, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मददगार पाया गया है। और वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के 2011 के एक स्टडी में रिफ्लक्स सिम्टम्स को कम करने में मददगार पाया गया है। Overconsumption of caffeine and carbonated drinks, fizz and buzz at a cost. The American Journal of Clinical Nutrition में पब्लिश हुए 2016 के एक स्टडी से पता चला है कि कैफिनेटेड बेवरेजेस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के एक्सेसिव कंजम्पशन से एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और एसिड वापस ऊपर आ जाता है, जिससे जीईआरडी का खतरा बढ़ जाता है। रेमेडी क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में 2017 में पब्लिश हुए रिसर्च से पता चलता है कि कैफिनेटेड बेवरेजेस की जगह हर्बल टीज या पानी पीने से रिफ्लक्स सिम्टम्स में काफी कमी आ सकती है। डीकैफिनेटेड ऑप्शंस और शुगरी ड्रिंक्स का सेवन कम करना भी रेकमेंड किया जाता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, द इरिटेंट्स। स्मोकिंग और अल्कोहल का एसिड रिफ्लक्स पर नेगेटिव इफेक्ट्स अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड हैं। पीएमसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 2019 में हुए एक रिव्यू के अनुसार स्मोकिंग की वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कमजोर हो जाता है, जिससे स्टमक एसिड इसोफेगस में वापस चला जाता है, जबकि अल्कोहल एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्टमक लाइनिंग में इरिटेशन पैदा करता है। रेमेडी स्टडीज, जिसमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी रिसर्च एंड प्रैक्टिस में 2012 में पब्लिश हुआ एक स्टडी भी शामिल है, से पता चलता है कि स्मोकिंग छोड़ने और अल्कोहल का सेवन कम करने से रिफ्लक्स सिम्टम्स में काफी कमी आ सकती है और ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकता है। ईटिंग लेट एट नाइट, डिसरप्टिंग डाइजेस्टिव रिदम्स। जर्नल ऑफ क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 2014 में हुए एक स्टडी में पाया गया कि रात में देर से खाने से एसिड रिफ्लक्स की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से स्टमक की खाना पचाने की क्षमता पर असर पड़ता है। रेमेडी, द अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 2015 में पब्लिश हुए एक स्टडी में रात को सोने से कम 3 घंटे पहले
खाना खत्म करने की सलाह दी गई है ताकि रात में एसिड रिफ्लक्स के रिस्क को कम किया जा सके और ओवरऑल डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। डिहाइड्रेशन इग्नोरिंग द कॉल फॉर वाटर। डिहाइड्रेशन की वजह से स्टमक म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाता है जो स्टमक लाइनिंग को एसिड से बचाता है और इससे स्टमक की एसिडिटी बढ़ सकती है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के 2017 के एक स्टडी ने पूर हाइड्रेशन को एसिड रिफ्लक्स के बढ़ते एपिसोड से जोड़ा है। रेमेडी। द यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के 2010 के रिसर्च से पता चलता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है। मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स अनसीन कल्प्रिट्स। कुछ मेडिकेशंस जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स शामिल हैं, स्टमक लाइनिंग में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं और एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकते हैं, जैसा कि द जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपाटोलॉजी के 2016 के एक रिव्यू में बताया गया है। आयरन जैसे सप्लीमेंट्स या पोटेशियम का भी ऐसा ही इफेक्ट्स हो सकता है। रेमेडी। अगर कुछ मेडिकेशंस लेने के बाद एसिडिटी बढ़ जाती है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर दूसरे ऑप्शंस रेकमेंड कर सकते हैं या एसिड रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या PPIs प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो एसिड रिफ्लक्स को मैनेज करने में इफेक्टिव साबित हुए हैं, जैसा कि द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के 2018 के रिसर्च में बताया गया है। इन रिसर्च बैक्ड कॉजेज और रेमेडीज को समझकर आप एसिडिटी को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और इसे सीरियस डाइजेस्टिव इश्यूज में बदलने से रोक सकते हैं। एंड तक देखने के लिए थैंक्स। ऐसी इंफॉर्मेशन तैयार करने और आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करने में हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स एंड हैव अ सेफ हेल्थ।